अपना करियर स्टार्ट करते हैं, खासकर नौकरी में यदि करियर स्टार्ट करते हैं तो हमें टीयर 1 सिटी, टीयर 2 सिटी या टीयर 3 सिटी में नौकरी मिलती है। जिस भी सिटी में आपकी नौकरी मिली हो, चाहे टीयर 1 हो, 2 हो, 3 हो, कुछ दिन नौकरी करने के बाद यदि वो शहर आपको अच्छा लगता है, आपके मन में विचार आता है कि क्यों नहीं इसी शहर में रह लिया जाए। और जैसे ही ये विचार आपके मन में आते हैं कि इसी शहर में रहना चाहिए, शहर अच्छा है, यहाँ के लोग अच्छे हैं, तो अगला सवाल मन में आता है कि रहने के लिए हम किराए के मकान में रहें या अपना मकान ही परचेज कर लें। हालांकि ये निर्णय बहुत आसान नहीं है, बिकॉज ये निर्णय लेने में दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स काम करते हैं। पहला फैक्टर है नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स, दूसरा है फाइनेंशियल फैक्टर। आज की वीडियो में हम इन्हीं दोनों फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ये निर्णय लेने की कोशिश करेंगे कि यदि हमें कोई शहर अच्छा लग गया हो और हम वहाँ रहना चाहते हैं तो हमें किराए के मकान में रहना चाहिए या अपना घर ही परचेज कर लेना चाहिए। मैं डीएम झा, आप देख रहे हैं स्टोन टैक्स मी चैनल। यदि इस वीडियो से आपको कोई नई जानकारी मिले या ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में यस लिखें, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और यदि ये लगे कि इस वीडियो में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जो कि पहले से आपको नहीं पता थी या ये वीडियो ही आपको पसंद ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में नो लिखें। और यदि आपकी रुचि बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, खासकर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टैक्सेशन में है और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बटन पर क्लिक करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। अब बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स की। क्योंकि हमारे पास दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन की ताज जिंदगी हम किराए के मकान में रहें और दूसरा ऑप्शन है कि हम किसी भी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अपना घर ले लें। तो जनाब, यदि अपना घर है यानी आपने होम लोन से लिया और अपना घर हो गया तो इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि अपना घर हो गया आपका, आपने होम लोन लिया, तो एडवांटेज क्या क्या हैं। सबसे पहला एडवांटेज कि अपना घर हमेशा अपना घर होता है, एक फीलिंग होती है, एक एहसास होती है, इसको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, ये हमेशा एहसास किया जा सकता है। हो सकता है आपका एहसास ना हो, किसी और का एहसास हो, एक एहसास तो होता ही है कि अपना मकान है। दूसरा है कि चूंकि हमने होम लोन लिया तो हमें ईएमआई पे करना पड़ेगा, ईएमआई पे करना पड़ेगा, जो भी अमाउंट फिक्स हुआ है ईएमआई का उतना ईएमआई मुझे पे करना ही पड़ेगा। तो फोर्स सेविंग हो जाता है। कहा जाता है कि सेविंग वॉलंटरी कभी नहीं होता, ये हमेशा फोर्स ही होता है। तो इसी बहाने आपका, क्योंकि ईएमआई पे कर रहे हैं, आपको लगता है कि इतना बचाना ही बचाना है हमें, तो कुछ वर्षों के बाद आपका वो मकान वो अपना हो जाता है। तीसरा है कि मकान अपना हो गया तो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन होता है। फॉर एग्जांपल, यदि आज के दिन में 60 लाख का मकान परचेज करते हैं तो हो सकता है 20-25 साल के बाद वो 3 करोड़ का हो जाए। तो चूंकि ये मकान आपका अपना हो जाएगा तो आपने 60 लाख या 50 लाख जितना का भी लोन लिया, आपने लोन प्लस इंटरेस्ट उस पर उतना ही पे किया, लेकिन 20-25 सालों के बाद वो कैपिटल एप्रिसिएट करता है। ये एक बड़ा फायदा है। तीसरा फायदा है टैक्स बेनिफिट। हालांकि आज के दिन में यदि आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो इसमें कोई टैक्स बेनिफिट नहीं है, लेकिन यदि ओल्ड टैक्स रेजिम को ऑप्ट करते हैं तो इसमें टैक्स का बेनिफिट है वो 80C में और 80E में, यानी होम लोन के इंटरेस्ट पर भी और होम लोन का जो ईएमआई देते हैं उस पर भी आपको डिडक्शंस और रिबेट मिला करते हैं। पांचवा बेनिफिट है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे लगता है, कि आप जब रिटायर करते हैं, कभी ना कभी आप रिटायर करेंगे, रिटायर जैसे ही करेंगे आपकी जो इनकम है वो कम हो जाएगी। लेकिन यदि आप किराए के मकान में रहेंगे तो आपको आपकी इनकम कम हो या अधिक हो, जो किराया है किराया देना ही पड़ेगा। किराया हमेशा बढ़ता है, घटता नहीं है, लेकिन आपकी इनकम करीब करीब पेंशन जब मिलता है तो आधी हो जाती है। यदि आपका अपना घर हो तो ये टेंशन आपको नहीं है कि आपकी इनकम कम हो गई तो आप किराया कहाँ से देंगे। तो ये निजात मिलता है इस बात से कि आपको किराया देने का स्ट्रेस नहीं होता है। ये तो हुई है कि आपने होम लोन लिया, उसके एडवांटेज क्या है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है कि आप एक लंबा चौड़ा ईएमआई पे कर रहे हैं, तो ये एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है। दूसरा एक और इससे भी बड़ी डिसएडवांटेज है कि जब आपका अपना घर हो जाता है तो आप अपने जॉब चेंज करने के लिए, हो सकता है कि आपको शहर चेंज करना पड़े, आप अपने करियर में प्रोग्रेशन चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको कंपनी चेंज करनी पड़े, तो उसके लिए हो सकता है कि आपको अपना शहर भी छोड़ना पड़े। लेकिन ये आपका घर हो जाएगा, फिर ये फ्लेक्सिबिलिटी आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप चाहेंगे कि जो भी स्विच करें, जहाँ भी स्विच करें, हम इसी शहर में करें जहाँ कि आपका घर है। तीसरा डिसएडवांटेज है कि जब आप होम लोन लेंगे तो किसी बैंकिंग या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे तो उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, उस नॉर्म्स के हिसाब से आपको अप फ्रंट, जिसको टेक्निकली मार्जिन कहा जाता है, मार्जिन अमाउंट आपको पे करना पड़ेगा। उदाहरण के लिए हो सकता है 20%, 25% मार्जिन हो, तो 60 लाख का यदि मकान है आपका तो हो सकता है कि 10 लाख आपको कहे कि मार्जिन आप जमा करें, अब मैं 50 लाख ही आपको लोन दूंगा।
तो एक अपफ्रंट कॉस्ट है। यदि आपकी कैरियर नई नहीं है तो हो सकता है कि आपके पास अपफ्रंट कॉस्ट यानी जो डाउन पेमेंट है वो तक जमा ना हुआ हो। और चौथा डिसएडवांटेज है कि ये तो सबसे बड़ा बोरोइंग है जनाब अपनी लाइफ का। 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख का लोन लेते हैं आप, यदि इसके बाद कार का भी लोन लेते हैं तो आप ओवर बोरोइंग हो जाते हैं। तो ये थे तब जबकि आपने होम लोन बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लिए तो उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस थे। लेकिन यदि बात करें आप कि आप होम लोन नहीं लेंगे, आप ताज जिंदगी किराए के मकान में रहेंगे, तो किराए का भी अपना एक एडवांटेज है। सबसे पहला एडवांटेज है कि आपको कोई डाउन पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। आपने कल से नौकरी की और कल से ही मकान किराए पर ले सकते हैं आप। डाउन पेमेंट का नीड नहीं है। एक बहुत बड़ा जो ह्यूज अपफ्रंट कॉस्ट होता है वो आपका बच जाएगा, या यदि आपके पास है भी तो उसको कहीं और इन्वेस्ट आप कर सकते हैं। दूसरा एडवांटेज है कि इसमें ईएमआई का प्रेशर नहीं है। ईएमआई का प्रेशर नहीं है, इसका मतलब कि आपको ये नहीं देना है कि 40,000, 50,000, 30,000 हर महीने ईएमआई कटने हैं। तो क्या देखते हैं कि एक तो डाउन पेमेंट यदि आपके पास था लेकिन रेंट के मामले में जमा करना नहीं पड़ता है और ईएमआई का पैसे बच जाते हैं, तो ये दोनों मिला के आपकी लिक्विडिटी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। और तीसरा एडवांटेज है कि आप आराम से या तो शहर चेंज कर सकते हैं, यदि आप नौकरी स्विच करते हैं या सेम नौकरी में प्रमोशन होता है या ट्रांसफ़र होता है किसी दूसरे शहर में, तो आप आराम से जा सकते हैं। जबकि होम रहेगा आपके पास तो हो सकता है कि वो कंप्रोमाइज़ करना पड़े, आप प्रमोशन को फॉरगो कर दें, या आप किसी दूसरी कंपनी में स्विच नहीं करना चाहते हैं बिकॉज वो किसी और शहर में आपका ट्रांसफ़र कर देगा। या ये भी हो सकता है कि ये मकान, आपकी आमदनी बढ़ गई है, ये मकान छोटा लग रहा है, तो आप यदि चाहें कि आप बड़े मकान में रहें तो यदि किराए के मकान में है तो किराया तो मकान आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन यदि होम लोन लिया आपने तो आपकी इनकम कम हो या अधिक हो, आपको उसी मकान में रहना पड़ेगा। कुछ डिसएडवांटेज हैं रेंट के, किराए के मकान के, कि जब आप किराए के मकान में रहते हैं तो लैंडलॉर्ड का काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस होता है, ये करना है, ये नहीं करना है, बहुत सारी समस्याएं हैं। जनाब किराया बड़े शहरों में किराया काफ़ी अधिक होता है, तो ये भी एक अलग बर्डन है। और सबसे बड़ा जो क्वान्टिफाई नहीं किया सकता है कि आपका मालिकाना हक नहीं है। आप 10 साल 20 साल से रह रहे हैं लेकिन स्टिल आप उसमें किराएदार हैं, मालिक कोई और है। तो ये एहसास जो है कि हम किराएदार हैं, ये थोड़ा सा सबों को बहुत पसंद नहीं है। पता नहीं आपको पसंद है या नहीं पसंद है। वो अपना घर कभी नहीं होता है। और सबसे बड़ा डिसएडवांटेज कि आप रिटायर हो गए, आपकी आमदनी कम हो गई, ऑलमोस्ट आधी हो गई, लेकिन जनाब किराया जिस मकान में रहे थे किराया आपको देना पड़ेगा, और हो सकता है किराया अब बढ़ के देना पड़े। तो ये कुछ नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स थे। यानी यूँ कह सकते हैं कि यदि आप होम लोन लेते हैं या किराए के मकान में रहते हैं, उसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब हम चर्चा करते हैं फाइनेंशियल फैक्टर के, कि यदि हमें मकान लेना चाहिए, बाय करना चाहिए, या हमें किराए के मकान में रहना चाहिए, तो फाइनेंशियल फैक्टर्स क्या क्या इन्वॉल्व हैं। तो निश्चित रूप से आप यदि मकान बाय करेंगे तो आप बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेंगे। और आज के दिन में यदि होम लोन के इंटरेस्ट की बातें करें तो 7.25 से लेकर 10.3 या 10.45 का ब्याज की दर है। हालांकि ऑलमोस्ट सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 8.30% के आसपास का आज के दिन में होम लोन आपको मिल जाएगा। हमने उदाहरण के लिए माना कि आपकी नौकरी टियर 2 सिटी में है और आपने एक मकान देखा है जो आपको पसंद है, वो 60 लाख रुपए की है, और आप चाहते हैं कि हम ये मकान पे हम लोन ले लें और अपने मकान में रहें, अपने मकान रहने का आनंद उठाएं। तो 60 लाख यदि कॉस्ट है और बैंक के पास जाएंगे तो वो कहेंगे कि भाई आपको कुछ डाउन पेमेंट करना पड़ेगा, तो हो सकता है कि वो कहे कि 60 लाख में से 10 लाख आप पे करें और 50 लाख का मैं लोन दूंगा। खैर, हमने माना कि 50 लाख का लोन लिया और बैंक से एग्रीमेंट हुआ कि 20 वर्षों में आप इसको चुका देंगे। रिपेमेंट पीरियड है 20 साल का, हर महीने आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। और इस हिसाब से देखते हैं कि 50 लाख की ईएमआई 8.30% से 20 वर्षों के लिए ये 42,760 रुपये होते हैं। और 42,760 रुपये लगातार आप 240 महीने तक देंगे तो लोन आपका पूरा हो जाएगा और डे 1 से आप अपने मकान में शिफ्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें कर रहा हूँ मैं टियर 2 सिटी की। अब 20 वर्षों के बाद वो मकान आपका अपना हो गया, 1 पैसे का लोन नहीं। यदि यहाँ हम कैलकुलेट करें तो टियर 2 सिटी में रियल एस्टेट का एप्रिसिएशन करीब 8% के आसपास है। तो ये जो 60 लाख का मकान था 20 साल पहले, वो 20 साल के बाद 8% CAGR के हिसाब से ये करीब 2.8 करोड़ हो जाता है। तो यहाँ हमने देखा कि यदि आपने हाउस लोन लिया तो
EMI पे करते हुए आफ्टर 20 ईयर्स जो आपके पास एसेट्स बनते हैं वो 2.8 करोड़ का बनता है। अब बात करते हैं दूसरा जो इसका ऑप्शन है कि हम होम लोन नहीं लेंगे, हम किराए के मकान में रहेंगे। अब चूंकि हमने एग्जाम्पल में यहाँ माना है कि 60 लाख रुपए का मकान है, तो आप देखें कि 60 लाख रुपए के मकान में जो किराया आप दे रहे हैं कितना दे रहे हैं। मैं हाइपोथेटिकली सोचता हूँ कि किराया जो प्रॉपर्टी की कीमत है उसका 4% यानी 2,40,000 पर एनम यानी 20,000 रुपये पर मंथ आप पे कर रहे हैं। तो 20,000 रुपये पर मंथ पे किया और EMI दे रहे थे आप 42,760 रुपये, हमने माना कि 43,000 राउंड फिगर करने के लिए कर दिया। तो उस 43,000 जो EMI 43,000 पे करते हैं रेंट में, और जब आप रेंट में रह रहे हैं तो 20,000 तो आपने दे दिया रेंट में, बच गए आपके 23,000 रुपये। उस 23,000 रुपये को आपने इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के SIP में इन्वेस्ट कर दिया। अब सवाल ये है कि इक्विटी म्यूचुअल फंड्स के किस सेगमेंट में मैं इसको इन्वेस्ट करूं। तो हमने देखा कि सबसे जो कंजर्वेटिव सेगमेंट है वो लार्ज कैप है, और पिछले 20 वर्षों का 3 ईयर रोलिंग रिटर्न या 5 ईयर रोलिंग रिटर्न के हिसाब से लार्ज कैप यानी निफ्टी 50 TRI का जो CAGR है वो 12+% यानी 12.43 या 12.3% के आसपास है। तो हमने माना कि ये 23,000 की जो SIP की आपने, ये 12% का CAGR देगा। तो ये SIP 23,000 की SIP 20 वर्षों के लिए 12% CAGR के हिसाब से ये 2.1 करोड़ का कॉर्पस बन जाता है। तो 4% में देखा 2.1 करोड़ SIP का, और जो 10 लाख रुपए जो आपने डाउन पेमेंट दिया था लोन लेने के समय, वो 10 लाख रुपए जब रेंट रहे तो वो आपके पास सरप्लस होंगे। उस 10 लाख को भी आप लार्ज कैप सेगमेंट में ही, जहां 12% का CAGR दिया है, उसको अपने लमसम इन्वेस्ट कर दिया, तो उसका जो कॉर्पस बनता है 20 वर्षों के बाद वो करीब 96 लाख के आसपास बनता है। तो 96 लाख तो ये हो गए, और SIP जो 23,000 की SIP की थी उसके 2.1 करोड़ हो गए। तो टोटल कॉर्पस जो है, टोटल एसेट जो है आपके पास आफ्टर 20 ईयर्स, ये 3 करोड़ 6 लाख के आसपास हो गए। ये तो तब हुआ जबकि आपको 4% यानी 20,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से किराया देना पड़ रहा है। लेकिन जनाब 20,000 की किराया मिले या ना मिले कहना मुश्किल। हमने हमारा दूसरा ऑप्शन कि 5% यानी 25,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से किराया दिया आपने। क्योंकि 25,000 दे दिया किराए का, तो जो 43,000 में से 25,000 किराया देने के बाद जो बचता है वो 18,000 बचता है, और इस 18,000 को फिर उसी लार्ज कैप सेगमेंट जहां 12% का CAGR है उसमें 20 वर्षों के लिए SIP कर दी। तो 20 वर्षों के बाद ये बनती है 1.66 करोड़। तो 1.66 करोड़ तो SIP का, और जो 10 लाख का जो डाउन पेमेंट था 96 लाख जिसका बना था, वो दोनों ऐड यदि कर दें ये 2.62 करोड़ के आसपास होता है। अब हो सकता है किराया इससे भी अधिक हो, 30,000 यानी 6% के हिसाब से। तो 30,000 किराए का और 13,000 रुपये जो बचते हैं उसको SIP कर दिया 12% लार्ज कैप में। तो यहाँ जो SIP जो बना ये बन गया 20 वर्षों के बाद 1.20 करोड़ के आसपास, और 96 लाख रुपए जो 10 लाख का लमसम में था वो यहाँ भी है। ये जोड़ते हैं तो ये करीब आता है 2 करोड़ 16 लाख के आसपास। अब यदि कंपेयर करें हम कि जब होम लोन लिया था हमने, तो 20 वर्षों के बाद जो एसेट क्रिएट हुआ था वो 2.8 करोड़ के आसपास हुआ था, जबकि 4% यानी 20,000 रुपये प्रति माह की किराया दे रहे थे, तो कॉर्पस जो क्रिएट हुआ था ये करीब 3 करोड़ 6 लाख के आसपास हुआ था। इसका मतलब कि यदि 20,000 का किराया यानी 4% के आसपास का किराया मिलता है आपको तो रेंट में रहना बेहतर है। लेकिन जनाब यदि 5% का किराया मिले यानी 25,000 पर मंथ के हिसाब से, तो ये कॉर्पस बनता है 20 वर्षों के बाद 2.62 करोड़, जबकि जब लोन लिया था आपने तो एसेट बनता है 2.8 करोड़ का। तो यहाँ हम देखते हैं कि होम लोन लेने में फ़ायदा है, बिकॉज कि वहाँ 2.8 करोड़ का एसेट बनता है और यहाँ 2.62 करोड़ का बनता है, और 30,000 के मामले में और कम बनता है, ये 2 करोड़ 16 लाख के आसपास का एसेट बनता है। तो इस हिसाब से यदि केवल फाइनेंशियल फैक्टर को ही यदि कंसिडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि यदि जिस मकान में किराए पर रहते हैं उसके वैल्यू के 4% के आसपास का 4% के आसपास का किराए की दर हो, 4% एनुअल की बातें कर रहा हूँ, तो उस पोजीशन में आपको किराए पर रहने में फ़ायदा है। लेकिन यदि उससे अधिक यानी 4.5%, 5%, 6% किराया देना पड़े तो उस केस में होम लोन लेना बेहतर है। वो जो होम लोन लेने में जो एसेट बनेगा 20 वर्षों के बाद
वो किराए में रहने के बाद जो ऐसे बनता है उससे अधिक बनता है। ये केवल, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये केवल फाइनेंशियल फैक्टर्स में है। लेकिन जनाब ये हो सकता है कि किराया भी आपको 4.5% के आसपास का देना पड़ रहा है। उस केस में ये करीब करीब ब्रेक इवन पॉइंट के आसपास होता है, यानी कि फाइनेंशियल फैक्टर के हिसाब से होम लोन लेना या किराए पर रहना दोनों ऑलमोस्ट करीब करीब बराबर होते हैं। तो इस केस में हमको जो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं उसको कंसिडर करना पड़ेगा। या और एक चीज़ और बता दूं कि नॉन फाइनेंशियल फैक्टर का कंसिडरेशन या कौन अच्छा है कौन बुरा है ये डिपेंड करता है हर इंडिविजुअल के टेस्ट पे। जैसे आप मेरी बात कहें तो मैं जो समझता हूँ अपना घर ही होता है। हालांकि हो सकता है कि जो जन जी हैं आजकल, जन जी के विचार काफ़ी अलग है हम लोगों के विचार से। वो सोचते हैं कि भाई हमें हमेशा किराए के मकान में रहें, यदि ब्रेक इवन पॉइंट है तो बेहतर है कि हम किराए के मकान में रहें, क्योंकि इसको अपना घर होगा तो मैं इसके साथ अटैच हो जाऊंगा, मैं यहीं रह जाऊंगा, कहीं फ्लेक्सिबिलिटी हमारी कम हो जाएगी, हम अपग्रेड नहीं कर सकते, डाउनग्रेड नहीं कर सकते। तो ये निर्णय आपको लेना पड़ेगा। लेकिन निर्णय करने के समय सबसे पहले ध्यान रखें कि फाइनेंशियल फैक्टर के हिसाब से 4.5% या 4.5% के आसपास पर किराया यदि मिलता है आपको तो वो बेहतर है किराए पर लेना। लेकिन उससे अधिक पे यदि किराया मिलता है वही मकान तो निश्चित रूप से आपको होम लोन लेना मेरे ओपिनियन में बेहतर ऑप्शन है। ये वीडियो क्लोज करने के पहले मैं कुछ डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैं कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूँ, नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट के कॉन्टेक्स्ट में सेबी के कोई एग्ज़ाम पास किए हुए। ओपन डोमेन में जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेसिस पर मैं आम लोगों के लिए आम वीडियो बनाया करता हूँ। ये मेरे विचार थे, मेरे विचारों से सहमत होना कोई ज़रूरी नहीं है। यदि आप मेरे विचारों से सहमत हैं कमेंट बॉक्स में जाके एग्रीड लिखें, और यदि मेरे विचारों से आप सहमत नहीं हैं तो कमेंट बॉक्स में नॉट एग्रीड लिखें। लेकिन नॉट एग्रीड लिखने के साथ साथ कारण जरूर बताएं कि आप हमारे किस पॉइंट्स पे असहमत हैं। थैंक यू।